नमस्कार, आप देख रहे हैं सबसे बड़ा मुद्दा। मैं हूं आपके साथ राहुल राजपूत। एक बयान सियासत में किस कदर बदलाव ला सकता है, इस बात की बानगी बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी के बाराबंकी दौरे के बाद देखने को मिली। मौका प्रबुद्ध सम्मेलन का था, जिसको भूपेंद्र चौधरी ने संबोधित किया और अपने संबोधन के दौरान उन्होंने कांग्रेस से लेकर समाजवादी पार्टी को घेरा। इस बीच ये बयान भी दिया कि रामराज से देश आगे बढ़ेगा, न कि समाजवाद न ही कांग्रेसवाद से। जाहिर है बीजेपी रामराज के रास्ते 2024 के चुनाव में उतर रही है। ऐसे में न्यूज स्टेट के अहम सवाल, क्या रामराज से होगा बीजेपी का बेड़ा पार? भूपेंद्र चौधरी की चाल से क्या विपक्ष होगा बेहाल? वाद पर क्यों छेड़ा जा रहा है सियासी विवाद? रामराज से विपक्ष को हो रही क्या दिक्कत? 2024 के चुनाव में सुनाई देगी रामराज की गूंज। इन्हीं सवालों के साथ मेहमानों से चर्चा, लेकिन उससे पहले एक रिपोर्ट। देश किसी अगर बात से चलेगा तो रामराज के आधार पर चलेगा, रामराज की बात से चलेगा। यूपी बीजेपी के बॉस भूपेंद्र चौधरी की जुबान से निकले ये अल्फाज 24 के चुनाव से पहले बीजेपी की रणनीति के आईने की तरह है। मौका था प्रबुद्ध सम्मेलन का। बाराबंकी में भूपेंद्र चौधरी ने लोगों को संबोधित किया। इस बीच रामराज का जिक्र करते हुए साफ कर दिया कि देश में वामपंथवाद, समाजवाद, कांग्रेसवाद किसी की कोई जगह नहीं। देश की राजनीति में जितने भी बात थे, चाहे कांग्रेसवाद था, चाहे वामपंथ था, चाहे समाजवाद था, आज इनकी कोई भूमिका नहीं। और आज देश किसी अगर बात से चलेगा तो रामराज के आधार पर चलेगा, रामराज की बात से चलेगा। समाजवाद या ये वामपंथी दुनिया में समृद्धि मिला है। निशाना सीधे विपक्ष पर था। समाजवाद के झंडे तले सियासत करने वाली समाजवादी पार्टी को रामराजवाद के जरिए जवाब देने का बयान आया, लेकिन समाजवादी पार्टी तो इसको खुद के लिए खुशखबरी बता रही है। कहते हैं कि रामराज हो या समाजवाद, है तो दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू। रामराज जब आएगा तो समाजवाद की स्थापना होगी, क्योंकि आदरणीय अखिलेश यादव जी ने सदन में खड़े होकर कहा कि रामराज समाजवाद से ही संभव है। तो जब रामराज आएगा तो समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में जहां सड़कों पे गोली चल रही हो, कोर्ट रूम में हत्याएं हो रही हैं, लोग रोजगार के लिए घूम रहे हो, उनके पास रोजगार ना हो, महंगाई से लोग परेशान हो, वो दूध और दही पे टैक्स दे रहे हो, तो रामराज की आवश्यकता है और समाजवादी पार्टी आएगी, रामराज जरूर स्थापित होगा। लीजिए, समाजवादी पार्टी ने तो बयान के मायने ही बदल दिए, लेकिन बाराबंकी में भूपेंद्र चौधरी ने सिर्फ समाजवाद ही नहीं, कांग्रेसवाद को भी घेरा था। देश की राजनीति में जितने भी बात थे, चाहे कांग्रेसवाद था, चाहे वामपंथ था, चाहे समाजवाद था, इस पर कांग्रेस ने भी अपना जवाब दिया है। कांग्रेस पूछती है कि रामराज के मायने क्या है। कांग्रेस के माने तो बीजेपी रामराज के बहाने संविधान को ताक पर रखकर काम कर रही है। भाई, भूपेंद्र चौधरी को पहले स्पष्ट करना चाहिए कि रामराजवाद है क्या। रामराजवाद का मतलब लोकतंत्र की समाप्ति नहीं है, संविधान की समाप्ति नहीं है। लोकतंत्र और संविधान के खिलाफ काम हो रहा है। 24 का चुनाव सिर पर है। सम्मेलनों के जरिए बीजेपी चुनावी जमीन तैयार कर रही है। इस बीच रामराजवाद की बात कहकर बीजेपी ने साफ संदेश दिया है कि चुनावी रणनीति क्या होने वाली है। लेकिन रामराज की बात कहने वाली बीजेपी का मुकाबला विपक्ष किस रणनीति से करेगा, ये देखना होगा। टीम न्यूज स्टेट। मेहमान जुड़ चुके हैं, परिचय करा दे। विजय उपाध्याय जी, वरिष्ठ पत्रकार, अनिश त्यागी जी, प्रवक्ता बीजेपी, डॉक्टर अभिषेक राजी, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी। आप तीनों मेहमानों का स्वागत है। अनिश त्यागी जी, विपक्ष का यही सवाल, यानी कि अगर समाजवादी पार्टी की बात करें तो जो समाजवाद है वही रामराज है और जो रामराज है वही समाजवाद है। और दूसरी ओर कांग्रेस का कहना है, जिस तरीके से आपके अध्यक्ष ने ये बातें कही हैं कि रामराज से अब देश आगे बढ़ेगा, ना वामपंथवाद से, ना समाजवाद से, ना कांग्रेसवाद से। उन्होंने कहा कि क्या संविधान को खत्म करके आखिर कैसे रामराज की बात कर रहे हैं आप लोग? राहुल जी, जो ये विपक्ष के लोग कह रहे हैं इससे कोई मतलब नहीं। देश वाकई में रामराज की दिशा में, रामराज का साफ मतलब है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। तो केंद्र की सरकार हो या उत्तर प्रदेश की सरकार, वो सभी वर्गों को साथ लेकर सबके साथ समान व्यवहार कर जो काम कर रही है, जो संविधान की मूल भावना है, उसके अनुसार भारतीय जनता पार्टी काम कर रही है।
और जनता को भी भारतीय जनता पार्टी की नीति विरुद्ध होता है। जहां तक आप समाजवाद की बात कर रहे थे, अखिलेश के शासन में 2012 से लेकर 2017 तक जो जंगल राज उत्तर प्रदेश में कायम हुआ, जनता उसने तौबा कर ली, जनता ने उससे तौबा की, ऐसी तौबा की आज तक समाजवादी पार्टी को दोबारा लाने का फंड नहीं बना पाई है। और भारतीय जनता पार्टी की सरकार 2022 में प्रदेश में 37 साल बाद कोई सरकार ऐसी है जो दोबारा लौट आई है। तो इसका मतलब साफ कि प्रदेश की जनता भी भारतीय रामराज के लिए पसंद है। भारतीय जनता पार्टी का जो शासन करने का तरीका है, जो योजनाएं हैं, उसकी कार्यप्रणाली है, उसकी नीति है, उसके नेताओं की नीयत है, उस पर मोहर लगा चुकी है। पूर्ण बहुमत की सरकार अभिमन्यु त्यागी जी, कांग्रेस के प्रवक्ता भी हमारे साथ भी चर्चा में जुड़ रहे हैं। लेकिन डॉक्टर अभिषेक राय जी, जिस तरीके से आपके नेता कहते हैं कि जो समाजवाद है वही रामराज है, लेकिन यहां बीजेपी के जो प्रवक्ता है उनका कहना है कि वो समाजवाद नहीं था, वो तो जंगल राज था, और हम रामराज इसलिए कह रहे हैं क्योंकि सबका साथ सबका विकास। अभिषेक राय जी आपका रुख करेंगे, लेकिन उससे पहले अब चलते हैं अभिमन्यु त्यागी जी के पास। अभिमन्यु त्यागी जी, कांग्रेसवाद से छुटकारा और यही कोशिश है कि रामराजवाद प्रदेश में, देश में। सब लोगों को नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। देखिए, इनका रामराज तो कैसा रामराज है जिसमें किसानों पर लाठीचार्ज होता है, उनको आतंकवादी कहा जाता है, नक्सली कहा जाता है। किसान आंदोलन में शहीद 733 किसान शहीद हुए, पर मोदी जी 5 कदम की दूरी तक नहीं पहुंच पाए। आज पहलवान खड़ी हुई हैं, मैदान में बैठी हुई हैं, विरोध कर रही हैं, अपना हक मांग रही हैं, और उनके साथ अन्याय हुआ है। तो ये रामराज तो नहीं है कि एक बलात्कारी को बचाने की कोशिश की जा रही है। नौजवान रोजगार मांगता है, उन पर लाठीचार्ज किया जाता है, नौजवानों को अग्निवीर दी जा रही है। तो ये रामराज तो नहीं है। छोटा किसान परेशान है, मजदूर परेशान है, छोटा व्यापारी परेशान है। तो कहीं पे भी रामराज तो दिख नहीं रहा है। हाँ, इनका रामराज हो सकता है। वो रामराज इनका ये है कि हम दो हमारे दो, जो लोग देश की पूंजी लूटकर भाग गए बाहर विदेश में, उनके लिए इनका राज जरूर है। और जो मोदी जी के मित्रों के लिए जो सहूलियतें हैं, वो देश के आम लोगों के लिए सहूलियतें इन्होंने नहीं दी हुई है। तो उनके लिए रामराज संभव है, उनके पास हो, उनके पास ताकत भी है। लेकिन जो आम जन है वो पिस रहा है, महंगाई के लिए पिस रहा है, बेरोजगारी पे पिस रहा है, चिकित्सा शिक्षा बहुत बड़ा मुद्दा हो चुका है, महंगी पढ़ाई, महंगी बिजली, महंगा ईंधन। तो चारों ओर लूट राज चला हुआ है। ये रामराज तो नहीं है, तो लूट राज है। और इस लूट राज में भाजपा को कितना लाभ होगा ये तो जनता बताएगी, लेकिन जनता का जरूर इन्होंने खून पसीना जरूर चूस लिया। डॉक्टर अभिषेक राय जी, आवाज आ रही है आप तक? सुन पा रहे हैं आप? जी जी राहुल जी, आ रही है आवाज। आपके समाजवाद को जंगल राज बताया जा रहा है, सबका साथ सबका विकास, यही है रामराज। बड़े हास्यास्पद से बयान दे रहे हैं हमारे भारतीय जनता पार्टी के बड़े भाई। ये जंगल राज था भाई, जंगल राज तो इस समय चल रहा है। कोर्ट में खुलेआम गोली चल रही है, 1100 पुलिस के वाले के सामने तमंचा चल रहा है, और पुलिस के कस्टडी में होते हुए डेथ हो रही है। बच्ची का बलात्कार होता है राजधानी लखनऊ में। ये रामराज्य की परिभाषा तो मैं नहीं मान सकता, ना राहुल भाई आप मान सकते हैं, शायद अवनीश भाई जरूर मान लेंगे, इनके बहुत विद्वान है। इनकी परिभाषा अलग हो सकती है। खाने को नहीं दाने, अम्मा चली चने भुजाने, ये कहावत हमारे पूर्वांचल में। तो बेरोजगारों के थाली में रोटी नहीं है साहब। पेट्रोल डीजल के दाम लगातार बढ़ रहे हैं, जबकि इंटरनेशनल क्रूड ऑयल का दाम कम है। और रही बात महंगाई का स्तर, आप देख ले, 2013 को डायन कहते हुए आए थे माननीय प्रधानमंत्री जी, बड़े लच्छेदार भाषण देते थे, मन की बात करते थे, लेकिन कभी मन का काम, जनता की काम किया नहीं, जनता का मन टटोली नहीं पाए। बेरोजगारों को कहते थे 2 करोड़ रोजगार देंगे, वहां से लाल किले की प्राचीर से कहते थे। और इस तरह की बातें इनके जो अध्यक्ष है ना, वो थोड़ा सा कहते हैं ना कि इस समय आजकल गर्मी बहुत पड़ी है उत्तर प्रदेश में, तो कुछ इस तरह की बहकी बातें करते। भारत के संविधान में लिखा हुआ है समाजवाद, और उस संविधान को अगर ये पहला पेज पढ़े, उसी में लिखा हुआ है समाजवाद है, और उसको माननीय भूपेंद्र चौधरी जी इस तरह का बयान देके कहते नहीं समाजवाद जंगल है।
जंगल राज तो इस समय चल रहा है। इस पे हमने नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी कर दी है कि उत्तर प्रदेश सरकार मनमानी कर रही है, लगातार मनमानी हो रही है। यहाँ पे इस तरह की घटनाएं हो रही हैं और जनता के लिए कोई वो नहीं है। आप देख लीजिए, बिजली की स्थिति देख लीजिए, एक बिजली घर गिना नहीं पाएंगे, एक सोलर पावर एनर्जी प्लांट ये गिना नहीं पाएंगे और कहते हैं कि हम बहुत काम कर रहे हैं। साहब, पोस्टर और बैनर लगाने से काम नहीं होता। आप 24 घंटे चुनाव की तैयारी करते, जनता की तैयारी कभी नहीं करते। जनता के हित की तैयारी अगर ये कर लेते तो शायद कोई बात भी हो। आप रामराज को देखिए 24 में, क्योंकि अभी माननीय मुख्यमंत्री जी ने कल ही का बयान था कि माननीय प्रधानमंत्री जी 24 में जनवरी में उद्घाटन करेंगे राम मंदिर का। तो ये सारी फील्डिंग, कहते हैं ना ध्रुवीकरण की फील्डिंग, अभी से पिच तैयार की जा रही है। ठीक है विजय, काम तो इन्होंने 10 विजय उपाध्याय जी, आप आकलन कैसे करेंगे? देखिए, आपने रामराज का सवाल पूछा और जितने लोग बैठे हैं यहाँ पे सबने अपनी अपनी उसकी व्याख्या की। ये जो विविधता है ये बहुत ही अहमियत रखती है। देखिए, बीजेपी ने लोकसभा चुनाव के लिए एक महाजनसंपर्क अभियान चला रखा है जिसमें वो हर बूथ तक पहुंचने की कोशिश करते हैं। 1 साल पहले ये जो रूलिंग पार्टी की जो कोशिश है, एक ऐसी पार्टी जो 2 लोकसभा और 2 विधानसभा चुनाव उत्तर प्रदेश में मजबूती से जीती है और 2 नगर निगमों के चुनाव भी जीती है, वो इतनी मेहनत कर रही है। जब हम लोग वेदर देख रहे हैं, टेम्परेचर तो 42 डिग्री फील्स लाइक 49 डिग्री, तब ये मेहनत कर रहे हैं और ये काम कर रहे हैं और रामराज और ला भी रहे हैं और विपक्ष पे हमला भी कर रहे हैं। बाकी क्या कर रहे हैं, जो एकजुट होने की कोशिश कर रहे हैं अभी 23 तारीख को, तो मुझे लगता है कि ये फर्क जो है, जिस तरीके का रामराज पर पार्टियों ने अपना दिया है, वैसे ही फर्क जो है बाकी परिस्थितियों में भी है। मेरी तो विपक्ष को बहुत शुभकामना है कि वो उसी मुद्दों को बार बार दोहराती रहे जो मुद्दे उन्होंने विधानसभा चुनाव में उठाए, 2019 के लोकसभा चुनाव में उठाए, नगर पालिका चुनाव में उठाए, वही मुद्दे हैं और उन्हीं मुद्दों से शायद 2024 में चुनाव लड़ना चाहती। मेरी शुभकामना है कि मैं कामयाब हूं। लेकिन सवाल हर बार राम के सहारे ही क्यों? अनिश जी, राम के सहारे से होना कोई बुरी बात नहीं। राम हमारे आदर्श हैं और मर्यादा पुरुषोत्तम राम। उन्होंने जो जीवन की संस्कृति थी, जो उन्होंने शासन किया, वो अपने आप में नजीर, ये नजीर भी है और पूरी जनता भी इसको स्वीकार, विदेशों में भी स्वीकारा जा रहा है कि राम का एक आदर्श राज था, जिसको आदर्श को मानकर हम पूरा परिवार चलते हैं सब और पूरी व्यवस्थाएं चलानी। भारतीय जनता पार्टी ने जो राम राज की परिकल्पना की थी, उसके नजदीक हम पहुंच रहे हैं, उस तरह चलने की कोशिश कर रहे हैं और ये जनता उसको स्वीकार भी रही है। आप बताए ना, जिस तरह से विजय जी ने बताया कि 2012 के बाद से उत्तर प्रदेश में लगातार चुनाव जीतने का सिलसिला भारतीय जनता पार्टी ने जारी रखा और जनता ने पूरा प्यार इसलिए दिया है कि भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता जनता से कनेक्ट रहता है, उनके सुख दुख के साथ रहता है, उनका विश्वास जीतने में काम करता है। और डॉक्टर अभिषेक जी ने कह दिया कि आप लोगों ने तो पटकथा लिख दी है राम मंदिर को लेकर भी, रामराज की बात तो कही जा रही है 24 को लेकर। जो राम के विरोधी थे उनको राम समझ नहीं आया, जो राम भक्तों पे गोलियां चलाते थे उन्हें राम समझ नहीं आएगा, जो रामायण की प्रतियां जलवाते हैं उनको समझ नहीं आएगा। ये रामराज भारतीय संस्कृति, सनातन संस्कृति का एक अभिन्न अंग है और वो एक आदर्श व्यवस्था है जिसको अपनाने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी ऐसा क्या डॉक्टर अभिषेक राज है, उसके नजदीक जा रही है और नजदीक जाते जाते भारतीय जनता पार्टी का भरपूर मिल रहा है, जनता का प्यार भारतीय जनता पार्टी को मिल रहा है। डॉक्टर अभिषेक राय जी, ऐसा है क्या? घर बैठा दिया है 2012 से लेकर 17 तक जो नंगा नाच इन्होंने किया है, ठीक, तो जनता त्यागी जी, राय जी की बात सुन लीजिए। जनता से छुपे नहीं है। ठीक, देखिए राहुल जी कहते हैं ना कि सावन के अंधे को हर चीज हरियाली दिखाई देती है, वही हाल है हमारे त्यागी जी का। 1996 से 2002 तक इनकी सरकार थी, क्या उखाड़ लिया कल्याण सिंह, राजनाथ सिंह? क्यों राजनाथ सिंह को केंद्रीय मंत्री बना रखा है? आपकी सरकार नहीं रही, आपने कितने वो किया? अब अभी आप उसी मुद्दे पे जा रहे हो। आपने जो काम किया, देखिए मैं आपके बीच में नहीं बोला, अवनीश भाई मैं आपके बीच में नहीं बोला, ना गलत बात बिल्कुल बीच में मत उनका रास्ता। आप लोगों ने क्या किया,
लगातार गुंडाओं को बढ़ाया, प्रमोशन दिया। अभी आप बता दीजिए, बनारस के डॉन को छोड़ रखा है, मिर्जापुर के डॉन को छोड़ रखा है, आप क्या बात करोगे? आप तो रहते ही नहीं हो, आप कभी आओ पूर्वांचल में। ये गलत बात है राहुल जी, मैं इनके बीच में। त्यागी जी बोलने दीजिए, राय साहब को बोलने दीजिए। त्यागी जी, राय साहब को बोलने दीजिए। क्यों लग रही है? क्यों धुआं उठ रहा है? क्यों धुआं उठ रहा है? क्यों धुआं उठ रहा है? नीचे से सुलग रही है आप लोग के, मिर्च का धुआं उठ रहा है, आंखों में धुआं लग रहा है। आप मुझे बता दो, क्योंकि आपको सच्चाई का आकलन दिखा दे रहे हैं हम लोग। अरे आईना देखा करो, एक उंगली पॉइंट कर दो, 3 उंगली आपकी तरफ उठती है। आप जैसे छाछठ माफियाओं के लिस्ट जारी कर रखे हो, इनके खिलाफ कार्रवाई कर दी आपने। इनके खिलाफ रामायण की बात क्या करोगे आप हमसे बड़े पंडित हो, आप हमसे बड़े पंडित हो गए हो, क्या बात करोगे? आप गजब बात करते हो साहब। अभी भी आपने जनेऊ नहीं पहन रखी है, हमने जनेऊ पहन रखी है। आप क्या बात करोगे प्रभु श्री राम की? कॉपीराइट है प्रभु श्री राम पे। ठीक है, जरा आप दोनों शांत रहिए। अभिमन्यु त्यागी जी, अभिमन्यु त्यागी जी, हालांकि एक वक्त था कि अच्छी खासी सीट, अच्छी आ रहे अभिषेक जी, 1 मिनट। अभिमन्यु जी, अच्छी खासी सीट कांग्रेस के हाथ में उत्तर प्रदेश से, लेकिन पिछले कुछ सालों से देखा जाए बहुत बेहतर नहीं है कांग्रेस के लिए, और ऊपर से बीजेपी का हर बार ट्रम्प कार्ड राम के नाम पर होता ही होता है। राहुल जी, अपनी बात रखने से पहले मैं कहना चाहूंगा कि आदरणीय अवनीश त्यागी जी हमारे बड़े भी हैं और गार्जियन भी हैं, और पत्रकारिता में इनका बहुत ईमानदार पत्रकारों के तौर पर नाम रहा है। तो मेरे अब राय साहब से भी ये निवेदन है कि ये ऐसा न लगे कि ये हम कहीं सम्मान में कमी कर रहे हैं। बोलिए आप। तो देखिए राहुल जी, हमारा कहना है कि अभी आरोप लगा है केदारनाथ के गर्भगृह में 125 किलो सोना तो गायब कर दिया गया है। 1.25 खरब का बैठ रहा है वो। राम मंदिर निर्माण क्षेत्र में 25 से 30 किलोमीटर तक जमीनें खरीद ली गई है। भाजपा नेताओं पे आरोप है। ये तो छोड़ दीजिए, बीजेपी को छोड़ दीजिए। अब देखिए, आप अपना मॉडल बताना चाहूंगा, आप अपना मॉडल बता दीजिए। का मॉडल ये है कि आप अपना मॉडल बता दीजिए। अभिमन्यु त्यागी जी, मेरा सवाल एक ही था। हमारा तो मॉडल विकास का मॉडल है। एक ही सीट पर आकर अटक गए। कांग्रेस पार्टी ने एक ओलपिन की उत्तर प्रदेश में 80 में से एक सीट पर अटक गए। तो वो जनता ने नहीं पसंद किया। अब जनता पसंद करेगी, हमको बिठा देगी। हम तो असल मुद्दों के साथ मैदान में हैं। किसान परेशान है, किसान त्राहिमाम कर रहा है, तो किसान को बिजली नहीं मिल रही है। इन्होंने कहा सिंचाई मुफ्त कराएंगे, बिजली का बिल पहुंच रहा है। आप देखिए, खाद महंगा हो गया है, छुट्टा जानवर से किसान परेशान है। नौजवानों को अग्निवीर इन्होंने दे दिए, और व्यापारी परेशान है, गृहिणी परेशान है। आप बताइए कौन परेशान नहीं है? क्या ये रामराज है क्या इनका? ये सवाल बनता है। बीजेपी का कहना है कि सबसे ज्यादा तो कांग्रेस परेशान है। ये रामराज नहीं है। बीजेपी का कहना है कि सबसे ज्यादा तो कांग्रेस परेशान है, सत्ता के लिए छटपटा रही है। हमने तो इनसे भी ज्यादा सत्ता देखी है, तो हमको ना बताइए। लेकिन सत्ता के लिए कितना गिर जाते हैं ये तो सब लोगों के साथ। विजय उपाध्याय सर, विजय उपाध्याय जी, देखिए अब लड़ाई 80 लोकसभा सीटों को लेकर है। हर एक तरकश में तीर बीजेपी के पास है, जिसे वक्त वक्त पर छोड़ा जाएगा, ये सब जानते हैं। लेकिन कहीं विपक्ष इसमें फंस न जाए, इसे भी देखना होगा। विपक्ष को भी क्लियर करना होगा कि हम किस मुद्दे को तूल दे, किस मुद्दे को ना तूल दे। लेकिन बीजेपी है कि चुनाव को लेकर अगर कहा जाए कि जिस तरीके से एक तुक्का छोड़े और सब वहीं पीछे पीछे भागते रहे। निश्चित तौर पे देखिए, अभी एक दिन पहले ही अयोध्या में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि ये जो दीपोत्सव आ रहा है, चूंकि अगले साल हमारे राम आ रहे हैं, अपने महल में विराजमान होंगे, तो उसकी तैयारी अभी नवंबर से ही शुरू कर दी जाए। दीपोत्सव शायद 11 नवंबर को दीपोत्सव होता है, और 21 लाख दिए जलाए जाएंगे हर घर में। उन्होंने एक पूरा कार्यक्रम बता दिया, और इस कार्यक्रम में अब आगे और क्या क्या करेंगे, ऐसा संभावना है कि 7 दिन की पूजा समारोह होगा, प्रधानमंत्री जी उसमें शामिल होंगे। क्योंकि राम मंदिर एक बहुत बड़ा इवेंट होने जा रहा है, और अभी ही 50,000 60,000 पर डे लोग वहां दर्शन करने जा रहे हैं, तो आगे और ज्यादा लोग जाएंगे। और जनता को जोड़ने के लिए बीजेपी नए उपाय भी करेगी। शायद उसमें जो ट्रस्ट है वो भी कुछ इस तरह का काम कर सकता है। तो राम तो केंद्र में रहेंगे ही उत्तर प्रदेश की 80 सीटों की सियासत में, बल्कि देश के दूसरे हिस्सों में भी इसका असर पड़ेगा। मुझे लगता है कि राज्यों से भी लोगों को प्रतिनिधि के तौर पे यहाँ बुलाया जाएगा।
और अभी देखिए कि समाजवादी पार्टी ने नैमिषारण में जब अपना प्रशिक्षण शिविर लगाया तो उन्होंने क्या कहा, उन्होंने असुरों वाली बात की, उन्होंने हवन पूजन किया वहां और एक धार्मिक स्थल पे उन्होंने कार्यक्रम किया। और ये जो इन्होंने ये काम किया, ये तो डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने जब 1961 में शुरू किया था रामायण मेला चित्रकूट में पहली बार, तो शायद उससे अपने को कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन जो बीजेपी है ये सारे माहौल को अपने पक्ष में करना जानती है, इसलिए कि ये लगातार सक्रिय रहते हैं और इनके सिस्टम में एक जैसी भाषा बोली जाती है। ऐसा नहीं कि हर प्रवक्ता अपने तरीके से पार्टी के पक्ष को रखे। आप देखिए त्यागी जी को आप बैठाएंगे तो त्यागी जी भी वही बात कहेंगे और राकेश त्रिपाठी जी बैठेंगे तो करीब वही बात करेंगे। ठीक है। और अनिश त्यागी जी, जब आप रामराज की बात करते हैं, प्रभु श्री राम का नाम लेते हैं, तो विपक्ष भड़क क्यों जाता है? भड़क इसलिए जाता है कि इनकी आस्था नहीं, इनकी आस्था परिवारों से बंधी, और जब परिवारों से बंधी हुई आस्था वाले लोग राजनीति में आते हैं तो उनको न समाज की परवाह होती है, न मान्यताओं की परवाह होती है, न संस्कृति की परवाह होती है, न देश की परवाह होती है। उनकी निष्ठाएं एक परिवार से बंधी हुई। भारतीय जनता पार्टी के एक एक कार्यकर्ता, एक एक नेता और पूरी पार्टी की आस्थाएं देश से बंधी हुई है, समाज से बंधी हुई है। अनिश त्यागी जी, पता नहीं आपकी बातों पर क्यों राय साहब हंस रहे हैं? नहीं, राय साहब इसलिए हंस रहे हैं कि राय साहब की भाषा देखिए किस तरह की भाषा बोल रहे हैं। मुझे बहुत आज शर्म की बात करनी पड़ रही है कि क्या उखाड़ लिया जाएगा जैसा सब ये। मुझे इतना दुख हुआ है, आज पहली बार इससे मैं कई बार डिबेट में बैठता हूँ। मुझे पता ही उम्मीद नहीं थी कि राय साहब जैसा डॉक्टर और इतना समृद्ध राय साहब हंस क्यों रहे हैं? सुसंस्कृत आदमी इस तरह की भाषा बोले, इस तरह की भाषा अनिश जी की बातों पर हंस क्यों रहे हैं? शब्दों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए था और इनको ये देखना चाहिए था कि राम के कितने नजदीक है। अब वो लोहिया जो राम को मानते थे, आज लोहिया वाली समाजवादी पार्टी। ठीक है अनिश त्यागी जी बोलने दीजिए, राय साहब को तो बोलने दीजिए, पार्टी को राय साहब को तो बोलने दीजिए। आपका जो आरोप है उसका जवाब ले लीजिए। अभिमन्यु जी की बात मैं बता दूं, एक मिनट उनको ये बता दूं कि कांग्रेस से परेशान की जनता, इसलिए कांग्रेस को नकार। ठीक है अनिश जी, हो गया बस हो गया। राय साहब, सबसे पहले अगर अवनीश जी आपको मेरी किसी बात से वो लगा हो तो मैं उसके लिए क्षमा चाहता हूँ। मेरा बिल्कुल वो अर्थ नहीं था, आप मुझे बीच में बोलने नहीं दे रहे थे। और रही बात, प्रभु श्री राम आपके नहीं हम लोग के भी हैं, सबके हैं। जितने बड़े हिंदू आप हो उससे बड़े हिंदू हम लोग भी हैं। आपसे सर्टिफिकेट की हमें बिल्कुल जरूरत नहीं। जितनी बार आप दर्शन को जाते होगे, हम रोज व्रत भी रहते हैं और वहां पे भी जाते हैं। हम काशी विश्वनाथ के भी दर्शन करते हैं, हम अयोध्या के भी दर्शन करते हैं। किसी के सर्टिफिकेट की हमें जरूरत नहीं। पहली बात आपको बताना जरूरी समझता हूँ। पहले मेरी बात कंप्लीट हो जाने दीजिए अमरीश जी। देखिए, आप राजनीति के दल की तरह बात कर रहे हो और राजनीति की बात करो। आप राजनीति को कहते हैं धर्म का अखाड़ा आप लोगों ने बना दिया, क्योंकि आप लोग के पास काम अपना बताने को नहीं। सिर्फ प्रभु श्री राम के सारे हर नैया पार कराते रहोगे, हर नैया आपको प्रभु श्री राम के साथ। ऐसा नहीं, प्रभु श्री राम सिर्फ आपकी मदद करेंगे। उन्हें सच और झूठ में अंतर समझ में आता है। प्रभु को देर आएंगे दुरुस्त आएंगे और बहुत जल्दी आपको 24 के चुनाव में हम दिखाएंगे। आप कह रहे थे 12 से 22 तक आप लगातार जीतते आए हो, 23 तक लगातार जीतते आए हो। अरे साहब, एक समय था कांग्रेस का 58 से लेकर आप 2 सीटों पे थे, वो लगातार जीतते जा रही थी। आज कांग्रेस को देख लो, कम से कम कुछ तो सीखो। अब सत्ता कमबख्त होना, रावण भी अहंकारी था, उसका मत टूट गया था। इतने अहंकारी। अभिमन्यु जी अब कांग्रेस की बात हो रही है। अनिश त्यागी जी एक मिनट। अभिमन्यु जी, जिस बात का मैं जिक्र करने वाला था वो खुद ही राय साहब ने जिक्र कर दिया। देखिए राहुल जी, दरअसल क्या है, कांग्रेस पार्टी 89 के बाद से अकेले चुनाव नहीं लड़ रही थी, गठबंधन के साथ चुनाव लड़ रही थी। हमारा संगठन बहुत कमजोर हो गया। अब कांग्रेस पार्टी का चुनाव हुआ सर, लेकिन हमने यूपीए 1 यूपीए 2 भी देखा, उसमें कांग्रेस लड़ी और अच्छी खासी सीट इसी उत्तर प्रदेश से लेकर गई थी। तो राहुल जी, अब की बार भी ऐसी परफॉर्मेंस होने जा रहा है। हिमाचल का रिजल्ट हमें नहीं लगता कि उस वक्त आप लोगों को भी उम्मीद रही होगी कि इतनी सीटें आ जाएंगी। नहीं, अब तो उम्मीद तो मेहनत पर होगी ना। मेहनत अब हम कर रहे हैं। फिर से मध्य प्रदेश में रिजल्ट फेवरेबल आने वाला है तो सरकार बनेगी कांग्रेस की। विजय उपाध्याय जी, अगर हम कांग्रेस और समाजवादी पार्टी की बात करें, हालांकि ये तुरुप का इक्का वक्त पर बीजेपी तो निकाल कर रख देगी सबके सामने, लेकिन ऐसे में स्थिति 24 को लेकर क्या है? राम तो केंद्र में है ही। देखिए, 24 में अभी जो परिस्थितियां उत्तर प्रदेश की नजर आ रही हैं, अगर कोई गठबंधन नहीं होता है तो भी समाजवादी पार्टी
बीजेपी को टक्कर देने की सिचुएशन में रहे, इसलिए कि विधानसभा चुनाव में उनको जिन सीटों पे सपा लड़ी है, यानी 368 सीटें ये लड़े थे, उन 368 सीटों का जो एवरेज वोट है इनके पास वो 37.15 है। तो जो बीजेपी के खिलाफ के वोट है वो उनकी गोलबंदी समाजवादी पार्टी के पक्ष में हुई है, जबकि बसपा का वोट कम हुआ, कांग्रेस का वोट तो बिल्कुल नीचे चला गया, बहुत कम हो गया। तो जो लोकसभा चुनाव होने के समय मुझे लगता है ये ट्रेंड बना रहेगा कि जो बीजेपी के खिलाफ जितने वोटर हैं वो किसी एक पार्टी को ही चुनेंगे। जैसे आप दिल्ली में देखिए, पंजाब में देखिए, पश्चिम बंगाल में देखिए, यानी कि बीजेपी विरोधी मतों का बिखराव इसलिए नहीं होगा कि अलग अलग पार्टियां लड़ेंगी, बल्कि वो एकजुट हो जाएगा, पार्टियां चाहे अलग हो या एकजुट हो। और मुझे ऐसा लगता है कि पार्टियां अलग अलग होंगी तो एकजुटता ज्यादा अच्छी होगी। अगर मिल गए तो शायद वो उसमें कोई कमी आ सकती है, क्योंकि 2017 का विधानसभा चुनाव और 2019 का लोकसभा चुनाव जिसमें गठबंधन बना था, इसके बावजूद बीजेपी मजबूत हो गई। और 19 में तो जब सपा बसपा और आरएलडी मिल गई, 12 सीटों पे कांग्रेस भी मिल गई, तो भी 51% वोट इनका पहुंच गया। लेकिन विधानसभा चुनाव में सपा ने नया प्रयोग किया था और वो प्रयोग करीब करीब उनका सफल रहा। थोड़ी कोशिश शायद पार्टी ने और की होती तो उनके रिजल्ट और अच्छे हो सकते थे। लेकिन मैं समझता हूं कि लोकसभा चुनाव के समय मुख्य जो विरोधी दल भारतीय जनता पार्टी के सामने होगा वो होगा सपा, और इसीलिए अखिलेश यादव बार बार कह रहे हैं कि जो विपक्ष की एकता है उसमें क्षेत्रीय पार्टियों को महत्व दिया जाए। बहुत बहुत धन्यवाद आप चारों मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। जाहिर तौर पर जिस तरीके से भूपेन्द्र चौधरी बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष, उन्होंने कह दिया कि रामराज से देश आगे बढ़ेगा। हालांकि इसे लेकर सियासी दल तो निशाना साध रहे हैं, लेकिन ये तय है कि बीजेपी एक बार फिर प्रभु श्री राम को केंद्र में रखकर 24 का चुनाव क्या लड़ेगी, इसका भी आकलन कीजिए। और क्या विपक्ष प्रभु श्री राम के नाम पर आखिर क्यों भड़कता है, इसका भी आकलन आप लोग जरूर कीजिए। सबसे बड़ा मुद्दा में बस इतना ही।